नमस्ते विद्यार्थी, जो भी विद्यार्थी इस चैनल को देखने वाले हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज आपको जो पहला एजुकेशन प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर जो भूकंप है, भूकंप का जो सेकंड पार्ट है वो उसके बारे में बताया जाएगा। उस लास्ट के का पॉइंट हमारा रह गया था जो सुनामी है। सुनामी के बारे में जिक्र किया जा रहा था। सुनामी के बारे में मैंने उस क्लास में भी जिक्र किया था और डिटेल से यहाँ पर भी जिक्र किया जाएगा और फिर बाद में इसके बारे में बताया जाएगा। सुनामी में क्या होता है कि जो वो अगर समुद्री क्षेत्र के अंदर जो महासागरीय क्षेत्र है वहां पर अगर भूकंप आता है या भूकंप के कारणों से वो सुनामी उत्पन्न होती है। अगर महासागरीय क्षेत्र में भूकंप आता है तो वहां पर क्या होता है कि वो ये कि तो महासागरीय क्षेत्र में तरंगे उत्पन्न हो जाती है। उन तरंगों के कारण भूकंप आता है, वो उन तरंगों के कारण क्या होगा, सुनामी जो है उनकी उत्पत्ति होती है। आइए हम सुनामी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करते हैं। इंग्लिश में इसको सुनामी कहा जाता है। सुनामी कहा जाता है जलीय भूकंपों के कारण समुद्रों में तरंगे उत्पन्न होती है, उन्हें सुनामी कहा जाता है। जो समुद्री क्षेत्र है उसमें तरंगे उत्पन्न होगी तो उसको सुनामी कहा जाता है। सुनामी ये शब्द है, ये जापानी भाषा का शब्द है जिसको टस्सु और फिर नामी है। टस्सु का मतलब होता है बंदरगाह है और नामी का मतलब है तरंगे या लहरें। बंदरगाहों के तटों को प्रभावित करने वाली लहरें या तरंगों की जो श्रृंखला होती है, यानी कि केवल एक तरंग नहीं, बहुत सारी जो तरंगे हैं वो एक साथ आएगी तो उसको एक के बाद यानी कि ये एक तरंग आ गई, फिर बाद दूसरी तरंग आ गई, फिर तीसरी तरंग आ गई, चौथी तरंग आ गई, तो ये एक के बाद एक आएगी और इस प्रकार से जो गति करती है तो वो सुनामी कहलाती है, यानी कि श्रृंखला के रूप में आएगी। महासागरीय तली पर प्लेट विवर्तन की क्रिया का परिणाम है, यानी कि जो प्लेट विवर्तन की जो क्रिया है, महासागर जो तली है यानी कि जो महासागर का जो नीचे वाला भाग है वहां पर प्लेट विवर्तन की प्रक्रिया होती है तो उसके कारण भूकंप उत्पन्न होंगे और फिर बाद में उन भूकंप उत्पन्न होंगे तो तरंगे उत्पन्न होगी तो सुनामी आएगी। सागरीय तरंगों के तरंगों की ऊंचाई व समुद्र की गहराई में विपरीत संबंध होता है। तटों की ओर आने पर ऊंचाई बढ़ती जाती है। जैसे ही जो महासागरीय तरंगे हैं और समुद्र तट की जो गहराई है उसके अंदर विपरीत संबंध है। जैसे जैसे जो महासागर में जो तरंगे उत्पन्न हो रही है वो जैसे जैसे है धरातल के ऊपर आएगी तो क्या होगी, महासागर तरंगे और गहराई के साथ में ऊपर आएगी तो क्या होगा कि उसमें ऐसा होगा कि जो जैसे जैसे धरातल भाग के ऊपर आएगी तो उसके अंदर क्या होगी, प्रबलता बढ़ती जाएगी। सागरीय तरंगों की गति और सागरीय गहराई की में सीधा संबंध होता है, यानी कि तटों की तरफ आने पर गति कम हो जाती है। क्या होता है कि जैसे सागरीय तरंगे हैं एक दूसरे भूकंप के माध्यम से जो उत्पन्न हुई जो तरंगे हैं वो तटों पर आएगी तो क्या होगा, उसमें विपरीत संबंध होता है कि वो तटों पर आएगी तो बहुत ज्यादा विकराल रूप लेके आएगी। लेकिन जो सागरीय तरंगे आती है तो तटों पर पहुंचते वह कम पड़ जाती है, यानी कि वो धीमी पड़ जाती है, उसकी जो गति है वो कम होती जाती है। इसके बाद में बताया जाता है कि जैसे हम देखते हैं जो महासागरीय क्षेत्र है या जो सागरीय क्षेत्र है या जो बंदरगाह क्षेत्र है, अगर वहां पर सुनामी आने की जो संभावना है तो सुनामी आने से पहले क्या होता है कि वहां पर तो समुद्र का पानी है एक अचानक ही जो समुद्र का जो तटीय भाग है उस तटीय भाग से पीछे, यानी कि जो एक बार जो तटीय भाग है उसे सारा का सारा ऐसा लगता है कि समुद्र को का किनारा है वो किसी ने खाली कर दिया हो। अगर तो ऐसी देखने को मिलता है कि समुद्र को पानी है वो अचानक सारा का सारा पीछे हट जाएगा और तो उसके तुरंत बाद सुनामी की वो एक बड़ी लहर के रूप में आएगा। अब उसके पीछे ये कारण है कि जैसे ये एक भाग है, ये वाला क्षेत्र है जहां पर तो लहरें क्या होती है कि लहरें इस प्रकार से आएगी। ये वाला भाग यहाँ का जो पानी है वो पीछे हटेगा
तो पीछे हटेगा तो क्या होगा, ये बड़ी ये ऊंचा ऊपर उठ जाएगा, और ऊपर उठेगा तो पीछे हटेगा तभी तो ऊपर उठेगा, और फिर बाद में यहाँ पर आएगा, फिर एक बार पीछे उठेगा तो यहाँ पर आएगा। तो इस प्रकार से ये जो तरातलीय भाग से जो किनारा वाला भाग है, बंदरगाह का जो किनारा वाला भाग है, उससे अचानक पानी है पीछे हटता है समुद्री क्षेत्र में, और फिर बाद में बड़े विकराल रूप में सुनामी लहरें आती है। तो इसके बाद में 22 दिसंबर 2004 को 2004 को हिंद महासागर में एक जो सुनामी उत्पन्न हुई, और उसका असर इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत, और इसके बाद इसी के साथ में अंडमान निकोबार द्वीप में उनके ऊपर सबसे ज्यादा देखने को मिला। सबसे ज्यादा जो सुनामी ले रहे हैं, सबसे ज्यादा जो प्रभावित करती है जो भारत का जो पूर्वी जो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है, जिसमें तमिलनाडु आता है, वो सबसे ज्यादा तो भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली जो जगह है वो तमिलनाडु क्षेत्र है। वहां पर सबसे ज्यादा जो सुनामी ले रहे हैं वो सुनामी जो तरंगे है वो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। भारत में प्राकृतिक आपदा हेतु राष्ट्रीय सूचना केंद्र की स्थापना की गई। यह स्थापना की गई हैदराबाद में। अब आपको मेरे को यह बताना है हैदराबाद कहाँ पर है। सर्वाधिक भूकंप सुनामी वाला जो देश है वो जापान है, यानी कि जो जापान में एक तो सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं और सबसे ज्यादा सुनामी ले रहते हैं। जापान की जो अर्थव्यवस्था है या उसकी जो बनावट है, चारों तरफ से तो समुद्र वो द्वीपों पर बसा हुआ है, जैसे हॉन्शू, टोक्यो है ना, और जो हिरोशिमा नागासाकी वो सारे सब है ना, ये छोटे छोटे द्वीपों पर बसे हुए हैं। तो उसके दोनों तरफ है ना महासागर है। इसी के साथ वो इस प्रशांत महासागर के अंदर आता है जो, और प्रशांत महासागर का जो रिंग ऑफ फायर वाला एरिया है उसके अंतर्गत आता है। तो उस क्षेत्र में बहुत सारे, उसके आसपास के क्षेत्र में बहुत सारी ज्वालामुखी निकलती है। तो जो उन ज्वालामुखी निकलती है तो उनसे भूकंप होगा और उत्पन्न होगा, और भूकंप से सुनामी लहरें भी उत्पन्न होगी। तो सबसे ज्यादा जो लहरें भूकंप और जो सुनामी जो तरंगे है वो उत्पन्न तो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है जापान देश के अंदर, जापान देश को प्रभावित करती है। इसके बाद में है प्रशांत सुनामी चेतावनी सिस्टम PTWS। इसकी स्थापना की गई थी 1949 के अंदर की। इसके द्वारा इसकी स्थापना होने के पीछे यह उद्देश्य था कि जो हम प्रशांत महासागर में जाकर भी कहीं भी अगर भूकंप आ रहा है, तो भूकंप के साथ में जो महासागर है क्षेत्र में अगर भूकंप आ रहा है तो सुनामी आएगी, तो सुनामी की जो चेतावनी है वो पहले से मिल जाए। तो इसके लिए ये सिस्टम स्थापित किया गया। उसके बाद में एक और था डार्ट, डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग सुनामी, यानी कि एक इसकी स्थापना की गई। उसके बाद में है सुनामी में एक के बाद एक 8 तरंगे उत्पन्न होती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, पहले एक तरंगी स्टार्ट होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, चौथी होगी, पांचवी होगी, छठी होगी, 7 और 8। इस प्रकार से ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये 8 तरंगे एक के बाद पहले एक तरंग आएगी, फिर दूसरी तरंग आएगी, तीसरी तरंग आएगी, ऐसे तरंगे आती रहती है। तो इनमें जो चौथी तरंग होती है और 8वीं तरंग होती है, ये सबसे ज्यादा प्रभावी होती है। ये सबसे ज्यादा प्रभावी होती है, चौथी तरंग और 8वीं तरंग है, जिसमें चौथी तरंग और 8वीं तरंग सबसे ज्यादा प्रभावी होगी, यानी कि सबसे ज्यादा खतरनाक होगी। इसके अंदर क्या होता है, तो इन चारों का बल लगेगा और फिर अगले चारों का बल लगेगा। अगर वो ज्यादा पास हो गई तो बहुत ज्यादा लहरें, बहुत ऊंची लहरें उठती है। कई बार तो ऐसा होता है 30-40 मीटर की ऊंची जो समुद्री लहरें है वो उड़ती है। और जो समुद्री क्षेत्र के अंदर जो अगर नौकायान चल रहे हैं तो वो नौकायान पूरे के पूरे है ना समुद्र के अंदर धराशायी हो जाते हैं। इसी के साथ में बहुत सारे जो नुकसान होने की संभावना रहती है। इनका जो तरंग दैर्घ्य है 250 किलोमीटर है, जब तथा गति है 700 किलोमीटर प्रति घंटा की है, के रफ्तार से चलती है। यानी कि ये जो सुनामी ले रहे हैं वो उनकी जो गति है
वो 700 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेगी। और इनका जो तरंग दैर्ध्य है, इनका जो तरंग दैर्ध्य है वो 250 किलोमीटर है। इसके बाद में आता है कि सुनामी सर्वाधिक की जो घटनाएं थी वो प्रशांत महासागर में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर ज्वालामुखी होगी वहां पर भूकंप आएंगे। अगर जहाँ पर भूकंप ज्यादा आएंगे तो वहां पर डेफिनेटली वहां पर सुनामी लहरें आने की पूरी पूरी संभावना। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जो सबसे ज्यादा जो सुनामी इस एरिया है, यानी कि रेड जोन अलर्ट वाला जो एरिया है, तो सबसे ज्यादा सुनामी आने की जो संभावना है वो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में आने की संभावना है। इनके बाद में आता है कि दो सुनामी जो अब जब लहरें आई, सुनामी लहरें आएगी तो उनसे क्या प्रभाव पड़ेगा, उनसे यह प्रभाव पड़ेगा कि जो है तो एक तो धन और जन, यानी कि लोगों के बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाएगी। कई कई क्षेत्र ऐसे हैं जो वहां पर जो बंदरगाह है, बंदरगाह के अंदर जो शिप यार्ड होते हैं वो टूट जाते हैं, और जो नए जो बंदरगाह बने हुए हैं वो उनके अंदर पानी हो जाता है, और जो शहर होते हैं उस शहरी क्षेत्र में भी पानी हो जाता है, पेड़ पौधे हैं। तो और जो नाविक अगर समुद्र में गए हुए हैं तो वो नाविक सारे डूब जाए। बहुत बड़े बड़े जलयान भी है ना इन सुनामी के कारण तहस नहस हो जाते हैं। इसमें है जलधन की हानि होती है, और पृथ्वी की जो गति है वो भी परिवर्तित हो सकती है। अगर बहुत ज्यादा सुनामी होगी तो पृथ्वी की जो गति है वो भी परिवर्तित, उनमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है। पृथ्वी के अक्ष में भी जो पृथ्वी अक्ष अपने अक्ष पर घूम रही है, तो अगर ज्यादा सुनामी होगी तो क्या होगा कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है या उत्प्लावन बल है वो सबसे ज्यादा उस पृथ्वी को प्रभावित करेगा। तो कई बार अपने अक्ष पर जो जिस पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है तो उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है अगर बहुत ज्यादा सुनामी आती है तो। इसके बाद में होता है जो द्वीपीय क्षेत्र है वो डूब जाता है। तो महासागर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप है। जल स्तर अगर ज्यादा होगा और अचानक वो सारी की सारी लहरें उस द्वीप पर पहुंच जाएगी तो क्या होगा, जो अचानक जो थोड़ा सा छोटा सा एरिया होगा तो उसमें क्या होगा, वो पूरा जो द्वीप है वो पूरा पानी के अंदर डूब जाता है कई बार। और बहुत सारे द्वीप ऐसे डूब भी गए हैं तो उन द्वीपों का सबसे ज्यादा खतरा होता है। इसके बाद में आता है जैव विविधता का ह्रास होना, यानी कि जो जैव विविधता है जो समुद्री क्षेत्र में जो ज्यादा जैसे परवाल भित्तियां है वो सबसे ज्यादा परवाल भित्तियों का सिस्टम है वो सब समुद्री क्षेत्र में, और बहुत सारे समुद्री क्षेत्र में रहने वाले जो जीव है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो गया। वो और परवाल भित्तियां तो उन सुनामी लहरों के अगर जाल में फंस गई तो सारी की सारी परवाल भित्तियां नष्ट हो सकती है। यही कारण है कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पास में जो परवाल भित्तियां है और बहुत सारे जो महाद्वीप है और बहुत सारे जो समुद्री क्षेत्र है वहां पर परवाल भित्तियां देखने को तो वो समुद्री लहरों के कारण क्या होता है कि उनके घर जो समुद्री जो जीव होते हैं उनके घर बाहर सब कुछ उजड़ जाते हैं, और वो परवाल भित्तियां चूने से तो बननी होती है और वो सारा चूना नष्ट हो जाएगा तो फिर बाद उनके घर सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। तो वो परवाल भी थे इनकी जैव विविधता को किसी ने जैव विविधता को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि जितने जो जीव इस धरातल पर उपस्थित है उससे कई गुना जीव समुद्री क्षेत्र में उपस्थित है। एक बार ये उतारो। भूकंप के बाद में आती है जो भूकंप को जो मापने वाले जो स्केल्स होती है या वहां ना जो सब मुख्य शब्दावलियां हैं उनके बारे में बात की जाती है। तो मुख्य शब्दावलियां हैं उनमें जो सिस्मोलॉजी है भूकंप के अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहा जाता है, सिस्मोलॉजी कहा जाता है। कि जो जिस क्षेत्र विशेष या जिस विषय विशेष के अंदर जो भूकंप का अध्ययन किया जाए जो उसको भूकंप का अध्ययन करने वाले जो विज्ञान है उसको सिस्मोलॉजी कहा जाता है। और आइसोसिस्मल किसे कहा जाता है। आइसोसिस्मल में क्या होता है कि आइसोसिस्मल में भूकंप में तीव्रता को मापने वाली भूकंप में तीव्रता को मिलाने वाली रेखा को आइसोसिस्मल कहा जाता है। यानी कि जो भूकंप में जो तीव्रता है उसकी जो तीव्रता है वो किस प्रकार से मापा जाए, उसकी जो तीव्रता को मापने वाली जो रेखा है उसको आइसोसिस्मल
कहा जाता है। यानी कि जो अगर कोई से क्षेत्र में है भूकंप आ रहा है तो वो उसकी तीव्रता कितनी है, जैसे रिएक्टर है स्केल है उसके अंदर 12 तक बताया जाता है, तो 10 तक बताया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे वो समान तीव्रता वाली जो रेखाएं हैं वो कि कौन कौन से क्षेत्रों में समान प्रकार से भूकंप आए हैं, एक ही गति से जो भूकंप आ रहे हैं उसकी जो, और अगर एक क्षेत्र में भूकंप आ रहा है तो भी वो माप सकते हैं। दो क्षेत्र में दो जगहों पर अलग अलग जो रिएक्टर स्केल है वो अलग अलग आ रहा है, तो वो अलग अलग कौन कौन से जगह पर एक साथ भूकंप आया है वो उनके निर्देश है। कोई क्षेत्र है ये यहाँ पर 6 है रिएक्टर स्केल के, ये 6 यहाँ पर भी 6 आ रहा है, यहाँ पर भी 6 हो रहा है, यहाँ पर भी 6 हो रहा है और यहाँ पर भी 6 हो रहा है। तो इस प्रकार से जो एक ही भूकंप में जो समान भूकंप तीव्रता, यानी कि ये एक तीव्रता मिल रही। फिर दूसरा आता है कि ये चार इस तरह, तो ये यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर, तो ये समान जो स्केल है जो भूकंप की तीव्रता को मापने का वो यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। उसके बाद में आता है कि सिस्मोग्राफ है जो भूकंप का मापन करने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। इसमें रिएक्टर पैमाने को पर भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। यानी कि जो सिस्मोग्राफ है उस किसे कहा जाता है, जो भूकंप में जो मापन करने वाला जो यंत्र है, भूकंप का जो मापन करने वाला जो यंत्र है उसको सिस्मोग्राफ कहा जाता है। और ये इसमें जो पैमाना है भूकंप का पैमाना वो रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। जो रिएक्टर स्केल है, रिएक्टर पैमाना है उसके ऊपर उसी के आधार पर भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। उसके बाद में है होमोसिस्मल। क्या है ये होमोसिस्मल? एक ही समय में आने वाले विभिन्न भूकंप तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को होमोसिस्मल कहा जाता है। यानी कि एक स्थान है, वो एक ही स्थान है एक ही समय, यानी कि एक समय है एक पर्टिकुलर, जैसे 9:45 पर, तो यानी कि जो भूकंप आया है वो कौन कौन से क्षेत्रों में एक ही समय में आने वाले विभिन्न भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों पर एक ही समय में है। जैसे जयपुर शहर है, जयपुर शहर में कई कुछ ग्रामीण क्षेत्र में कम लहर आती है और शहरी क्षेत्र में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और अगर वो उससे थोड़ी आगे जाए तो कानों बसे सामर की तरफ जाए तो वहां पर भूकंप था ही नहीं, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर क्या होता है कि एक ही समय में जो विभिन्न स्थानों पर जो भूकंप आते हैं उनकी तीव्रता को मापने को, भूकंपीय तीव्रता को स्थानों को मिल भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, यानी कि ये देखो ये अलग अलग स्थान है। यहाँ पर भी भूकंप आया और उसकी 5 तीव्रता थी, यहाँ पर भूकंप आया उसकी अलग तीव्रता थी, और यहाँ पर भूकंप आया उसकी अलग तीव्रता थी, यहाँ पर भूकंप आया अलग। तो इस प्रकार से जो तीव्रता देखने को मिलती है उसे भूकंप, यह एक ही समय में आने वाला भूकंप या अलग अलग स्थानों के एक ही समय में आने वाले विभिन्न भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, यानी कि एक रेखा है जो वहां पर जहाँ पर अलग अलग तीव्रता वाले जो भूकंप है वो आ रहे हैं, अलग अलग तीव्रता वाले भूकंप आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे को देखने को मिलता है कि ये अलग अलग तीव्रता, ये शायद एक ही समय में आ रहा है। 9:45 पर भूकंप आ रहा है, तो रिएक्टर पैमाने पर जो भूकंप तीव्रता है वो इस प्रकार से मापी जाती है। इस वीडियो को देखने वाले जो विद्यार्थी वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों के पास में भेजो। ये सारा कोर्स आपको फ्री में प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसी के साथ में जो लैब असिस्टेंट के अलावा जो फर्स्ट ग्रेड की है, सेकंड ग्रेड की है, और जो जिनके सिलेबस के अंदर जो भूकंप टॉपिक दे रखा है वो भी विद्यार्थी इस क्लास को पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। धन्यवाद।